नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं पीसीसी न्यूज़ में। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सऊदी अरेबिया। तो चलिए खोल लेते हैं एटलस। आप लोग भी खोल लीजिए अपना अपना एटलस। तो दोस्तों तो देख रहे हैं आप मैप में, तो सऊदी अरेबिया अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये है आपका सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया किसका पार्ट है? ये पार्ट है दोस्तों वेस्ट एशिया या वेस्टर्न एशिया या साउथ वेस्ट एशिया आप बोल सकते हो। अब देखो ये वेस्ट एशिया कहाँ तक है दोस्तों। अगर ये तुर्की लेंगे दोस्तों, तुर्की का इस्तांबुल छोड़ दीजिए जो यूरोप में आता है, यहाँ से आप इसको ले लीजिए सीधा, है ना। अजरबैजान, बाकू, मतलब आर्मीनिया, इसके साथ होते होते ईरान को ले लेंगे आप, है ना। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान छोड़ दीजिएगा। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों ना, ये पूरा जो है यहाँ पे यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सारा जो पोर्शन आपका जाता है वेस्टर्न एशिया का पार्ट, ठीक है। इसी में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अगर वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट आपका इस तरफ पड़ जाएगा, तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये है रेड सी। और अगर आप इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आपको जॉर्डन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुवैत मिल जाएगा, ये रहा दोस्तों। और उसके बाद मिल जाएगा आपको इराक मिल जाएगा। अगर आप इसके ईस्ट में, इस साइड जाएंगे तो ईस्ट में आपको मिल जाएगा पर्शियन गल्फ, जो कि ये वाला है दोस्तों। उसके बाद बहरीन मिल जाएगा, जो कि ये है, जिसकी कैपिटल है महामना। और उसके बाद आपको मिल जाएगा कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा, ठीक है दोस्तों। साउथ ईस्ट में अगर आप जाएंगे, जैसे साउथ ये और ईस्ट साइड इस तरफ आप आ जाएंगे तो साउथ ईस्ट में आपको मिल जाएगा ओमान, ठीक है दोस्तों। और नॉर्थ वेस्ट में, जैसे नॉर्थ ये हो गया, और वेस्ट साइड में अगर देखेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा मिल जाएगा, जो कि ये वाला है दोस्तों। ये अलग करता है इजराइल को, मतलब जैसे कि इजराइल है ना, इजराइल को, और इजराइल और जो इजिप्ट है, ये इजराइल और इजिप्ट को सऊदी अरेबिया से अलग करता है ये, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा, ये पतली से जलाइन लाइन जा रही दोस्तों, यही है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये एकमात्र कंट्री है सऊदी अरेबिया जो कि रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों को टच करता है, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब अगर देखेंगे एक तरह से लार्जेस्ट कंट्री है, किसके बिहाफ पे? उस बिहाफ पे कि मतलब इसके पास कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में दोस्तों हमारा सेकंड करंट अफेयर आ जाता है सेवेस। सेवेस क्या है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, आतंकवादियों ने हमला किया, तो हमारे पीएम मोदी जी ने कार्रवाई में 5 चीज़ें की है। एक तो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब सस्पेंड कर दिया, कैंसिल नहीं किया। उसी में एक आप लोग सुन रहे होंगे, एक वीज़ा का रद्द करना, मतलब जैसे कि SVES वीज़ा, सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम। ये दोस्तों क्या है कि स्पेशल वीज़ा दिया था, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री के लिए, जैसे कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे क्रिकेटर होते थे या फिर पॉलिटिशियन होते हैं, उनको मतलब देश में आने के लिए अनुमति दी जाती थी इसके थ्रू, है ना, फ्री वीज़ा, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में, और वो भी उस समय 4th जो सार्क समिट हुआ था तब, ठीक है। यही मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने के लिए, रीजनल कॉपरेशन बढ़ाने के लिए सार्क नेशन के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। मतलब जैसे क्रिकेटर्स आते हैं ना, पाकिस्तान के भी क्रिकेटर्स आ जाते हैं या फिर कोई एक्टर्स आ जाते हैं, तो ये सब इसी वीज़ा के थ्रू आते हैं, है ना। परमिट सेलेक्टेड मतलब इंडिविजुअल, मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ के सेलेक्टेड इंडिविजुअल को ही मतलब सेलेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। विदाउट वीज़ा ये आ सकते हैं, स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट के साथ। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। और सिटीजन्स ऑफ नेपाल और भूटान अगर देखेंगे, जो कि सार्क के ही पार्ट है, पर इनको कोई मतलब ज़रूरत नहीं है वीज़ा की, मतलब इंडिया में एंट्री के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में एक चार्टर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद इसको मतलब फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो काठमांडू नेपाल में है। इसमें मेंबर कंट्री 8 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। इसके 9 परमानेंट ऑब्जर्वर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ईरान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मॉरिशियस हो गया और म्यांमार हो गया। पर आप ये 8 कंट्रीज ध्यान रखिएगा जो इसके मेंबर हैं, ठीक है दोस्तों। ये इतना काफ़ी है। उसके बाद आप देख लीजिए थर्ड जो करंट अफेयर है। थर्ड करंट अफेयर दोस्तों, मतलब न्यूज़ में जो है ना, जैसे कि एक रिकॉर्ड दिखा रहा था, एक मतलब स्टेटिस्टिक दिखा रहा था कि मतलब प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं एनुअली बहुत ज़्यादा, किसके कारण? एयर पॉल्यूशन कारण, ठीक है, जो कि इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर से हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण। तो हम लोग को जानना चाहिए इसके बारे में दोस्तों, काफ़ी जरूरी है। जैसे मेजर पॉल्यूटेंट्स और देयर सोर्सेज क्या है। अगर सोर्सेज को देखोगे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे सोर्सेज को, तो ये हमको जो टारगेट पॉलिसीज होते हैं, इंटरवेंशन होते हैं, जो मीटिंग मतलब जो गोल्स निर्धारित किए जाते हैं नेशनल, है ना, क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अगर हेल्थ ले लोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 और 13 सस्टेनेबल सिटीज़ हो गया, क्लाइमेट एक्शन, इसके लिए इनके सोर्सेज को जाना बहुत जरूरी होता है। तो सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स आ जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण क्या है? एसिड रेन होता है। एसिड रेन आप जानते हैं, बिल्डिंग्स हो गया, इन सब मतलब इन बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान करता है ना, जैसे ताजमहल पे भी बोला जाता है एसिड रेन के कारण काफ़ी दिक्कत हो रखी है ना। इसका प्राइमरी सोर्स अगर देखेंगे तो वो सारी पावर प्लांट जो कि मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बनाई गई हैं, जैसे और स्पेशली वो जो कि कोल फायर मतलब जो कोल से चलती हैं, मतलब कोयले चलती हैं, क्योंकि कोयला जो है उसके अंदर सल्फर की इम्प्योरिटीज़ होती है, और जब ये चलता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए कोल से रिलेटेड जितने भी हैं वो जो ज़्यादा स्पेशली हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि FGD एक है, जिसमें क्या है, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, इसको लगाना है, मैंडेटरी करना चाहिए पावर प्लांट में। इससे क्या होगा, सल्फर का कंबशन कम होगा, ठीक है, और प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सेकंड सोर्स आपका आ गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी के लिए काफ़ी वो है दोस्तों, अगर इसके कारण मतलब ये जो भी मतलब सांस से रिलेटेड दिक्कतें होती है इससे, ठीक है। सोर्स अगर इसका देखेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर जितना है वो सब इसके लिए क्या कर सकते हैं BS6 इमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करवाएं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, है ना।
उसके बाद थर्ड आ गया आपका दोस्तों ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन तो आप जान लीजिए मतलब PM2.5 का सबसे मेजर कंपोनेंट यही है, ठीक है। सोर्सेस आप कुछ भी जलाओगे तो कार्बन होता ही है दोस्तों, है ना। जैसे बायोमास बर्निंग हो गया, चारकोल कोयला जलाओ या फिर ओपन में वेस्ट जलाओ, सब में होता है, ठीक है। पॉलिसी जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, जैसे कि इससे क्या होगा, जलाया कम जाएगा तो LPG एक्सेस होगा तो मतलब ब्लैक कार्बन कम होगा। मतलब जो स्टबल होता है, मतलब जो पराली होती है ना हरियाणा और यहाँ पे साइड में जो जलाते हैं लोग, मतलब गेहूँ कटने के बाद, उसी को मतलब कम करवाना, ठीक है। उसके बाद आ गया मीथेन। मीथेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है, कितनी तरह एक तरह से मतलब ट्रैप करता है मतलब हीट को, है ना। और प्राइमरी सोर्स अगर इसका देखेंगे एग्रीकल्चर, स्पेशली मतलब वो मतलब जो पशु होते हैं ना खाना खाते हैं, तो उनके अंदर में एक दोस्तों एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण से ये लोग मीथेन गैस को डकार या मतलब स्पार मतलब जो मतलब पाते हैं ना उसके थ्रू ये निकालते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे लैंड फिल्स हो गया, मतलब कचड़े को जमीन में डालना, ऑर्गेनिक वेस्ट कंजप्शन हो गया, कंपोजिशन हो गया, उसके थ्रू भी मीथेन काफ़ी निकलता है। पॉलिसीज वही हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मीथेन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। जैसे लैंडफिल से पहले कुछ पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि मतलब CH4 जो है ना मीथेन को मतलब कैप्चर कर सकें बायोगैस प्लांट में या फिर मतलब लैंडफिल्स में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सोर्स आपका जाता है अमोनिया। ये काफ़ी दिक्कत करता है दोस्तों, क्योंकि इसका क्या है ना, प्री मेच्योर डेथ अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो मतलब अमोनिया गैस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के, जिससे कि मतलब सेकेंडरी पर्टिकुलेट मैटर बनता है PM2.5 का, है ना। प्राइमरी सोर्स भी इसका भी एग्रीकल्चर ही है, जैसे फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मैंने बताया प्रीमेच्योर डेथ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। उसमें पॉलिसी वही है दोस्तों, फर्टिलाइजर का सही इस तरह से मतलब रेगुलेशन से यूज़ किया जाए, है ना। और बायो फर्टिलाइजर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए इसमें, ठीक है। सिक्स अगर आप देखेंगे तो नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी ओजोन 3 की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, PM2.5 लेवल को बढ़ाता है, है ना। सोर्स अगर इसका देखेंगे सॉल्वेंट हो गया, मतलब जो फैक्ट्रीज का होता है ना, पेंट्स हो गए, क्लीनिंग एजेंट जो बनते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ में है अभी जैसे फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हैज़ बीन ट्रिगर्ड, ठीक है। अब आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कोरल्स के बारे में, दोबारा आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। अब कोरल्स क्या है दोस्तों, ये स्मॉल साइज के होते हैं, 0.25 से लेकर 12 इंच तक होते हैं। ये सॉफ्ट बॉडीड मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मतलब नॉट प्रोसेसिंग या स्पाइन, ठीक है। किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये कैनेडेरिया, ठीक है। उसके बाद परमानेंटली अटैच देम से मतलब जो ओशन का फ्लोर होता है उसी से अटैच रहते हैं ये लोग, है ना। अगर आप देखेंगे कोरल्स तो एक ग्रुप है किसका ग्रुप है, पोलिप का, मतलब इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो पोलिप कहेंगे, और जब इनके ग्रुप को देखेंगे तो कोरल बोलेंगे, ठीक है। दे लिव इन ग्रुप्स, मतलब 100 से 1000 लोग के ग्रुप में रहते हैं, है ना। यूज देयर टाइनी टेंटिकल्स लाइक, मतलब जो टेंटिकल साइड निकला होता है उससे मतलब फूड को कैच करते हैं वो पानी से, और उसको मतलब माउथ में शरीर के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअलिस्टिक या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन बोल दीजिए आप कोरस और एल्गी का, मतलब कि कोरस में जो पॉलिप्स होते हैं उनके अंदर में जो मतलब उनका टिश्यू होता है, मतलब लिविंग, उसमें एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है जिसको मतलब जू जेंथलाई कहा जाता है, वो उनके टिश्यू में रहता है पॉलिप्स के। अब ये रहता है तो क्या करता है भाई, कोरल जो है इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कोरल जो है कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर, मतलब जो भी चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है वो पॉलिप पहुंचाते हैं इनके पास, किसके पास, एल्गी के पास। और बदले में एल्गी क्या देता है, एल्गी में इनको वो सारे कंपाउंड देता है, प्रोडक्ट्स देता है जो फोटोसिंथेसिस निकलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विच इज यूटिलाइज्ड बाय पॉलिप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, स्केलेटन जो है ना। और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल, मतलब जो कलर्स आते हैं पॉली, मतलब आप देखते होंगे कोरल्स के डिफरेंट बहुत खूबसूरत कलर होते हैं ना, वो भी इन्हीं के एल्गी के कारण आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए इनके टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक हार्ड कोरल्स होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कोरल्स जो पुराने से इनके एंसेस्टर होते हैं ना उसी से अटैच हो जाते हैं, है ना। हार्ड कोरल्स क्या होते हैं, ये मतलब हार्माटाइपिक भी बोला जाता है इनके, या फिर रीबिल्डिंग कोरल्स भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं कि दे एक्सट्रैक्ट कार्बन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से निकालते हैं, उसको बिल्ड करते हैं हार्ड व्हाइट कोरल एक्सोस्केलेटन बनाने में इनकी मदद लेते हैं, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट लिविंग, कौन सा, ये सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट वाला जो है, दे आर लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द प्लेनेट, जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी यही है, सॉफ्ट कोरल्स वाला ही है ना। बोरो देयर अपीयरेंस, मतलब प्लांट से अपना अपीयरेंस को बोरो करते हैं, अटैच टू मतलब ओल्डर, वही जो मैंने बताया दोस्तों, जो एंसेस्टर इनके रहते हैं उसी पे ग्रो होते हैं, मल्टीपल होते हैं और एक कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ पाए जाते हैं। 7 रीजन है, गोवा कोस्ट तो आप समझ रहे हैं, कोरल केरला वाला कोस्ट हो गया, पाक भी हो गया, है ना। पाक भी कहाँ है, मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो आता है ना। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, इधर गुजरात साइड हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये भी वही मतलब श्रीलंका के पास में, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, है ना। और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये 7 जगह है जहाँ पे कोरल रीफ्स इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा एक टर्म आता है कोरल ब्लीचिंग को। कोरल ब्लीचिंग वो मतलब होता है जिसकी वजह से मतलब अगर जैसे टेम्परेचर में चेंज हो गया या न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो गया, लाइट के कारण कुछ मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि उनके जो एल्गी होते हैं, मतलब पॉलिस में जो मतलब लाई करते हैं उनके टिश्यू में, वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल देता है कौन, कोरल, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मतलब वो टेम्परेचर का वेरिएशन से, है ना। खास करके जो सी टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन से ये दिक्कत आती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली वाइट हो जाते हैं, कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। ये कोरल ब्लीचिंग, कोरल डेथ बाद में होता है। कोरल ब्लीचिंग अगर हुई है, अगर मान लो कुछ समय बाद फिर से अगर रिकवरी हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो और एल्गी वापस आ जाए तो ये बच सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर क्या है कि डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर सीवियर ब्लीचिंग हो गया, मतलब काफ़ी देर हो गया, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हुआ ही नहीं और काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर ये मतलब मान लीजिए लीड्स टू कोरल डेथ, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब देख लीजिए, हम लोग को ये जानना चाहिए मतलब कोरल का फ़ायदा क्या होता है। बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब आप जान लीजिए ये है तो 1% पर 25% से ज़्यादा मेरीन बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, उसमें 100-400 से ज़्यादा कोरल स्पीसीज़ है, कई मतलब कई 100 मतलब कछुओं की प्रजाति होगी, मछलियों की प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है। समझिए कितना सपोर्टिव है ना। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू भी है, कितने लोगों को मतलब डिपेंडेंट है इसके ऊपर, फूड और इनकम दोनों के लिए, है ना। उसके बाद कोस्टल प्रोटेक्शन भी मतलब प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब कोरल रीफ जान लीजिए 97% जो एनर्जी रिलीज होती है वेव्स के कारण या स्टॉर्म्स के कारण या फ्लड्स के कारण, उन सबको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारा लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, ये सॉइल इरोजन, ये सब बच जाता है, ठीक है। अब कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग। अब वही जो मैंने बोलता है सी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी ओशन का एसिडिफिकेशन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना ओशन ही कैप्चर करता है, तो जैसे CO2 बढ़ेगा तो वो कैप्चर करेगा। अब जब कैप्चर करेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो कोरल्स की जो लेबिलिटी है मतलब तो क्रिएट एक कैल्केरियस स्केलेटन वो घटने लग जाएगी, है ना। उसके बाद सोलर रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी घटने लग जाएगी, तो फिर इनका फिर धीरे धीरे ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चेंज इन ट्रॉपिकल वेदर, अगर ज़्यादा मतलब वेदर में चेंजिंग होगा तो क्लाउड कवर कम बनेंगे, क्लाउड कवर कम बनेंगे तो मतलब रेडिएशन ज़्यादा आएगी, मतलब यहाँ पे, है ना। और रेडिएशन ज़्यादा आएगी तो कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा होगा, क्यों, मतलब राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, सी टेम्परेचर, है ना। उसके बाद कुछ बीमारियाँ भी होती है, जैसे मान लो वाइब्रियो सिलोई, ये है ना, ये एक बैक्टीरिया है ना, जिसके कारण से जू जेंथलाई जो होते हैं मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस मतलब काफ़ी रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अभी क्या है कि हाल फिलहाल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो कि IMF लाता है। तो अब हम लोग के लिए वो रिपोर्ट उतना मायने नहीं है, ये उसमें बस उसने दर्शाया है कि इंडिया इस साल मतलब सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला कंट्री होगा, है ना। तो मतलब ये इतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है दोस्तों मतलब IMF क्या है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक क्या है। IMF क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टू एसिस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, मतलब जहाँ जहाँ वॉर हुए थे जिन डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके रिकंस्ट्रक्शन को मतलब असिस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। पर इसके साथ एक और मतलब एजेंसी बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक को भी इसके साथ ही बनाया गया था, ठीक है। मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में, है ना, 1944 में, 1944 में। इसीलिए इन दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। IMF में 190 मेंबर्स हैं। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1945 में, ध्यान रखना दोस्तों, है 44 में हुआ था पर 1945 में ज्वाइन किया था IMF को, ठीक है। एम जो मैंने बता दिया आपको, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट कौन सी, 2 रिपोर्ट होती हैं इसकी, जैसे कि ग्लोबल इंपॉर्टेंट जो 2 हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा वर्ल्ड और इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में निकली। उसके बाद देख लीजिए वर्ल्ड बैंक मतलब दोनों साथ में बने थे। वर्ल्ड बैंक जो है कि पहले स्टार्ट हुआ था एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, 1944 में ये IMF के साथ ही बना था, ठीक है। अब यही वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर देखेंगे आप, यही वाला, तो इसमें क्या 5 हैं, जिनसे मतलब 5 इसके पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिनका काम क्या है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन, हमेशा मतलब वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्टली काम क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही काम करता है ना, मतलब सपोर्ट पहुंचाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब इसकी 5 कौन सी इंस्टीट्यूशन है, एक IBRD हो गया, है ना, उसके बाद ID इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद IFSC हो गया, IFC हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, MIGA हो गया, है ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हो गया, ICSID हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया जो है इन सभी का मेंबर है दोस्तों, इंडिया जो है इन सभी का मेंबर है, सिर्फ और सिर्फ ICSID को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें टोटल मेंबर कितने, 189 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। अभी हाल फिलहाल में अजय बंगा जी हैं जो कि इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, जो मतलब अभी प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। अगर आप शेयर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी का है तो US का है, जापान का तो उसके बाद है, उसके बाद जर्मनी, ठीक है। रिपोर्ट ये क्या निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि अब नहीं निकालता, बंद हो गया पब्लिकेशन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF में कुछ नहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यह कि वर्ल्ड बैंक जो है मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और IMF का काम क्या है कि वर्ल्ड की करेंसीज को मॉनिटर करना, उसके अलावा मतलब वो एक स्टेबलाइजेशन को बनाए रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, ठीक है। टूटी आइलैंड दोस्तों, टूटी आइलैंड सूडान में है, काफ़ी वहाँ पे मतलब उग्रवाद चल रहा है ना, उसी वजह से वहाँ पे मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को, है ना, काफ़ी लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए थोड़ा सा टूटी आइलैंड मतलब खबरों में था, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सूडान में है, ठीक है। उसके बाद 7th करंट अफेयर है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों नेपाल का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया मदद कर रहा है बनाने में, और जब इंडिया बना देगा इसको, मतलब इस मदद इंडिया की मदद से जब बन जाएगा तो 30 साल तक इसका इलेक्ट्रिसिटी इंडिया यूज़ करेगा, जिसमें से 21.9% फ्री इलेक्ट्रिसिटी नेपाल पाएगा, और 30 साल बाद इस पर मतलब स्वामित्व किसका हो जाएगा, नेपाल को हो जाएगा। किस पे बनाया जा रहा है, अरुण रिवर नेपाल की, ठीक है। उसके बाद 8th करंट अफेयर आपका हो जाएगा, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। क्वांटम कंप्यूटिंग जो क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके स्टार्ट होता है ना, बनता है, वो विल भी कौन सा होगा, अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में राजधानी है ये अमरावती, गवर्नर है शायद अब्दुल नजीर, CM N चंद्रबाबू नायडू है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 175, काउंसिल की 58 हो गई, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25 सीट है, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे दोस्तों किस लिए मनाया जाता है कि काफ़ी विकासशील देशों में ये बीमारी काफ़ी फैली हुई है, अक्सर ज़्यादातर देखेंगे अफ्रीका में, है ना। 25 अप्रैल को मतलब इसको मतलब अवेयर करने के लिए लोगों के लिए मनाया जाता है। थीम इस बार का मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ठीक है। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका जाता है तालिस्मान साबरे, अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें मतलब काफ़ी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। होस्ट कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, क्वाड कंट्रीज प्लस 15 अदर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें। 11th एडिशन है, कभी कोई डेट पूछ लेता है तो 13 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होगा, ठीक है।
उसके बाद आप देख लीजिए 11th करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल वहाँ वो है जहाँ पे क्रूज शिप रुकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं ना। ये अरेंजमेंट करने वाला जो है मतलब पहली जगह का देखेंगे तो इंडिया में वो है, मुंबई में लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी जानवर, जो लैब में मतलब जिस जानवर पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं ना, कोई मेडिसिन मार्केट में उतारने या कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उनके लिए एक दिन निर्धारित किया गया, मतलब उनके मतलब बलिदान को या फिर समथिंग जो भी आप कर लो, तो 24 अप्रैल को ही ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। बिड़ला के मालिक है ना ये कॉर्पोरेशन के। उसके बाद आपका आ गया मोदी स्मृति संग्रहालय, ये कहाँ पे खोला गया? बिहार में। यहाँ पे मोदी जी को जितने भी गिफ्ट मिले उसको रखा जाएगा, उसकी नीलामी की जाएगी और नीलामी से जो भी पैसा आएगा वो गंगा के रिजर्वेशन वर्क में काम आएगा, ठीक है, गंगा को शुद्ध करने में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज के करंट अफेयर थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।